नमस्कार, न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानव श्रीवास्तव। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया गठबंधन में हो रही तकरार की। ये तकरार सीधे तौर पर नजर आ रही है। एक तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय है। ऐसी खबरें आई हाल में ही कि कांग्रेस इस बात का प्रयास कर रही है कि मायावती को किसी तरीके से इंडिया गठबंधन में शामिल कर लिया जाए, यानी मायावती बसपा इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन जाए। इसको लेकर के कांग्रेस की तरफ से कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसी खबरें आती रही हैं बीच बीच में, हालांकि मायावती इससे इनकार करती रही। लेकिन इस बीच घोसी उपचुनाव के बाद से कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच बीच में कुछ तकरार देखने को मिल रही है। हाल में ही अजय राय ने यह कहा था कि उत्तराखंड की एक सीट वो समाजवादी पार्टी की वजह से हार गए। समाजवादी पार्टी को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, जैसे घोसी के उपचुनाव में कांग्रेस ने बड़ा दिल दिखाया और बिना किसी शर्त के घोसी से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार का समर्थन किया। लेकिन बात सिर्फ यही पे खत्म नहीं हुई। अभी हाल में ही बरेली गए हुए थे अजय राय, उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सभी 80 लोकसभा सीटों पर तैयारी कर रही है। यानी एक तरफ गठबंधन की बात चल रही है, इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग की बात चल रही है, और दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का इस तरीके का बयान सामने आया। जवाब में अखिलेश यादव ने भी कुछ तल्खी दिखाई और कहा कि इस तरीके की बात उन्हें नहीं कहनी चाहिए। गठबंधन में पहले ही कह चुके अखिलेश यादव कि वो सीट लेने नहीं, सीट देने आए। तो ये कड़वाहट, ये टकराव क्यों हो रहा है, इसके पीछे की एक और भी खबर है। ये कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में मायावती को शामिल करने के खिलाफ है अखिलेश यादव। यानी वो नहीं चाहते कि मायावती यानी बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने। जो राजनीति के जानकार हैं, वो उनका तर्क ये है कि अगर मायावती इस गठबंधन में शामिल होती है तो निश्चित तौर पर जो सीटों का बंटवारा है उसमें मायावती की एक बड़ी भागीदारी होगी। ऐसे में समाजवादी पार्टी को अपनी सीटों से कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। और अखिलेश यादव ऐसा इसलिए नहीं चाहते क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर कोई दल जो सबसे मजबूत है बीजेपी के खिलाफ, तो वो खुद समाजवादी पार्टी है। दूसरी तरफ खबरें इस तरीके की आ रही हैं कि कांग्रेस लगातार इस बात का प्रयास कर रही है कि मायावती इस गठबंधन का हिस्सा बन जाए। कांग्रेस अपने राजनीतिक फायदे के लिहाज से ये प्रयास कर रही है। तो ऐसे में चुनाव से ठीक पहले जो कड़वाहट देखने को मिल रही है या जो टकराव देखने को मिल रहा है, तो क्या ये माना जाए कि चुनाव आते आते यानी जब लोकसभा चुनाव 2024 जब घोषित होगा चुनाव का कार्यक्रम, तब तक ये गठबंधन टिका भी रहेगा या नहीं, या फिर इसका क्या स्वरूप होगा? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले अपने दर्शकों को हम इन दोनों ही पार्टियों के जो प्रमुख हैं, यानी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, आखिर ये कह क्या रहे हैं, पहले इसको सुन लेते हैं, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कांग्रेस संगठन पूरी तरीके से 80 सीट की तैयारी कर रहा है। हम दिन रात उस पर काम कर रहे हैं। सर, बसपा साथ में आ रही है आपके क्या? अब ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। हमारा काम है अपनी तैयारी करना, संगठन को दुरुस्त मजबूत करना, उस पर हम लोग काम। गठबंधन में कितनी सीट चाह रहे हैं आप प्रदेश में? हम 80 सीट पे काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी 80 सीट पे काम कर रही है। सर, बरेली लोकसभा सीट क्या आप दावेदार हैं कि उसमें? मैंने कहा ना कि हम 80 सीट पे काम कर रहे हैं। 80 सीट हमारा जो उत्तर प्रदेश का संगठन है उस पर काम कर रहा है। वो 80 पे नहीं लड़ेंगे, देश में न जाने कितनी सीटों पे लड़ेंगे। भाई उनके बारे में हमें नहीं कहना, ठीक है? उनके बारे में आप सवाल पूछ करके झगड़ा लगाना चाहते हो। इंडिया गठबंधन में जब कांग्रेस के बड़े नेता बैठते हैं और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठते हैं और जिन्हें फैसला लेना वो बैठते हैं, उसके बाद मैं समझता हूँ ये बात कहीं से आनी नहीं चाहिए। बहुजन समाज पार्टी से पिछली बार आपका गठबंधन था, क्या आपकी प्रयास ऐसा किया जाएगा मायावती के साथ लाया जाएगा? जो बीजेपी के साथ हैं उन्हें नहीं लाया जाएगा। जो बीजेपी के साथ है उनसे दूरी बनाई जाएगी। तो आपने सुना कि जो बीजेपी के साथ है उनसे दूरी बनाई जाएगी। यानी इशारा बिल्कुल साफ है कि मायावती को बिल्कुल भी इस बात के पक्ष में नहीं अखिलेश यादव की इनको इस गठबंधन में शामिल किया जाए, यानी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनाया जाए। तो चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक एक करके जो तमाम खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में भागीदारी कर रहे हैं, उन सबका आपसे परिचय करवा देते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से दीपक बघेल जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे, समाजवादी पार्टी से परास किदवई जी भी इस चर्चा में हमारे साथ
शामिल हो रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा हेमंत तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार, वो भी हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। आरएलडी से रोहित अग्रवाल जी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। रोहित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ कर्मवीर आजाद जी, जो बसपा के समर्थक या यूं कहे कि बहुजन समाज के चिंतक हैं, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और कांग्रेस पार्टी से संजीव सिंह जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी चर्चा में भागीदारी कर रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले चलते हैं फराज किदवई जी के पास। फराज किदवई जी, मायावती से नाराजगी अखिलेश यादव जी साफ तौर पर नजर आ रही है और ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस प्रयास कर रही है बहुजन समाज पार्टी को इस गठबंधन में शामिल करने के लिए, कहीं तल्खी के पीछे यही वजह तो नहीं जो बार बार सामने आ रही है, कभी अजय राय जी के बयानों से, कभी अखिलेश जी के बयानों से? मानस जी, देखिए, अभी आपने जो हम लोग अभी बयान जो सुनाया है कांग्रेस पार्टी के राय साहब का, जो इनके उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, मैंने उनके पूरे बयान में कहीं नहीं सुना कि उन्होंने कहा हो कि वो 80 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि 80 सीटों पे हम तैयारी कर रहे हैं। तो ये तो अच्छी बात है ना कि इंडिया गठबंधन के जो सारे घटक हैं वो 80 की 80 सीटों पर तैयारी करें, ताकि एक मजबूत इलेक्शन हम लोग 2024 में लड़ पाए। भाई देखिए, 80 सीटों पे मानस जी कांग्रेस का भी संगठन है, 80 सीटों पे समाजवादी पार्टी का भी संगठन है। तो हम लोग जब अपने अपने संगठन में अच्छी तरह से काम करेंगे तो और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। तो इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है मानस जी। और दूसरी बात, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमेशा एक बात कही है, और देखिए ये हिस्टोरिकल प्रूवन फैक्ट है मानस जी, कि गठबंधन की राजनीति में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा गठबंधन धर्म निभाया है। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आप पुराने मुश्किल से 10 दिन पहले के स्टेटमेंट्स आप उठा के देख लिए, तो उन्होंने हमेशा ये बात कही मानस जी कि हम हमेशा से बड़ा हम लोग ने त्याग किया है और बड़ा दिल दिखाने की बात हमेशा कही और आगे भी दिखाएंगे। आज देखिए, लालू जी ने अभी कुछ दिन पहले क्या कहा था कि जरूरत पड़ी तो थोड़ा बहुत नुकसान भी उठाएंगे मगर बीजेपी को हर हाल में हराएंगे। तेजस्वी जी ने भी यही कहा था कि नो प्रॉब्लम इन सीट शेयरिंग। तो बेसिकली ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है, ताकि इंडिया गठबंधन जो आज की तारीख में 60% वोट शेयर पर बैठा हुआ है, वो कहीं ना कहीं से, अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा कि ये लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। दूसरी बात आपने बोली बहुजन समाज पार्टी की। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुजन समाज पार्टी का तो नाम लिया नहीं। बीएसपी के साथ मानस जी हम लोगों ने 2019 में गठबंधन में इलेक्शन लड़ा और बहुत ही शानदार इलेक्शन लड़ा। बहन कुमारी मायावती जी और हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, हम लोगों ने एक मंच साझा किया और अच्छी तरह से चुनाव लड़ा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी से अगर प्रॉक्सिमिटी किसी भी दल की है तो वो उसको हम लोग इंडिया गठबंधन में नहीं लेंगे, और मुझे लगता है कि ये उन्होंने सही भी कहा। अब दूसरी बात आप देख लीजिए कि आज की तारीख में बेसिकली इसमें आप जो है ना वो क्रोनोलॉजी समझिए मानस जी, कि जब से इंडिया गठबंधन बना है और हमारी पटना में, बेंगलोर में और मुंबई में जो मीटिंगें हुई हैं, उसके बाद आप देखिए कि अभी घोसी में एक चुनाव हुआ। अब ये सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट था, क्योंकि ये कहा जाता है, हमारे साथ हेमंत तिवारी जी भी बैठे हुए हैं जो कि इतने बड़े पत्रकार हैं, वो अग्री करेंगे कि हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर के जाता है। अब जो घोसी में हमारा चुनाव हुआ, इंडिया गठबंधन ने मजबूती से मानस जी चुनाव लड़ा और ऐसा लग रहा था कि वहां पे हमारी जो जीत हुई है वो किसी विधानसभा की नहीं, किसी लोकसभा के चुनाव में जीत हुई और हम 42,000 वोट से ज्यादा जीते। अब यहाँ पे देखिए एक क्रोनोलॉजी एक और समझिए कि आरएसएस का जो मुखपत्र है ऑर्गेनाइजर, उसने भी रिसेंटली बोला था कि प्रधानमंत्री का जो चेहरा है वो अब सफिशिएंट नहीं है जो कि भारतीय जनता पार्टी को 2024 में जीत दिला पाए। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की जो लोकल लीडरशिप है उसको फील्ड में उतरना पड़ेगा। तो आरएसएस की ये बात मानने के बाद अभी जो घोसी में चुनाव हुआ उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, इनके 2 उप मुख्यमंत्री, 2 दर्जन से ज्यादा मंत्री और इनके तमाम नेता घोसी में वहां पर इन लोग जाकर के स्टेशन हो गए। और मानस जी लग रहा था कि जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है वो लखनऊ ना होकर के घोसी हो गई हो, लेकिन इनकी जो लोकल लीडरशिप है वो भी फेल हो गई। अब क्या हुआ कि देखिए आरएसएस ने समझा कि साहब ये प्राइम मिनिस्टर के चेहरे से चुनाव जीतने नहीं जा रहे हैं, लोकल लीडरशिप उत्तर प्रदेश में बिल्कुल ध्वस्त हो गई है। तो अब माननीय मोहन भागवत जी भी अभी उत्तर प्रदेश में 2 या 3 दिन के लिए आए और उन्होंने काफी ब्रेनस्टॉर्मिंग की। तो क्या है कि भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में जो है वो उसको एहसास हो गया हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे आरएसएस हो, कि ये 2024 का इलेक्शन हारने जा रहे हैं और इंडिया गठबंधन एक मजबूत विकल्प 2024 में एनडीए का और भारतीय जनता पार्टी का पेश करने जा रहा है। मानस बघेल साहब, चलिए दीपक बघेल जी से सवाल लेना था लेकिन वो
फिलहाल उनका कनेक्शन यहाँ पर नहीं हो पा रहा है एस्टेब्लिश। संजीव जी के पास चलते हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। संजीव जी, अजय राय जी के बयानों में बार बार तल्खी नजर आती है। कभी वो कह रहे हैं कि 80 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, कभी वो कहते हैं कि अखिलेश यादव को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। जिस तरीके से घोसी के उपचुनाव में उन्होंने समर्थन किया, लेकिन समाजवादी पार्टी ने वहां पर उनके उम्मीदवार को हरवा दिया। तो ये बार बार तल्खी क्यों सामने आ रही है? क्या पीछे का हिडन एजेंडा है? मानस जी, इसमें तल्खी की कहीं हो सकता है कि आपके नजरिए में दिखता हो और हमारे विपक्षी साथियों को दिखता हो। तल्खी की कोई बात ही नहीं। और आप बताइए, गठबंधन में अगर भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन में अगर उनके अनुप्रिया पटेल जी हैं, ओम प्रकाश राजभर जी हैं, तो क्या कहेंगे कि हम 5 सीट पर तैयारी कर रहे हैं, हम 8 सीट पर तैयारी कर रहे हैं। आखिर भारतीय जनता पार्टी जो भी अपना दल का समर्थक होगा पूरे 80 सीटों पर, उससे वोट मांगेगी कि नहीं मांगेगी? या ओम प्रकाश राजभर जी के पार्टी का जो समर्थक होगा पूरे उत्तर प्रदेश में, उससे वोट मांगेगी कि नहीं मांगेगी? तो वही चीज हमारे अध्यक्ष कह रहे हैं और सीधे कहा कि भाई हम 80 सीटों पे तैयारी कर रहे हैं। सीटें कौन सी मिलेगी गठबंधन में वो हमें नहीं मालूम, गठबंधन में भी कौन से दल आएंगे हमें नहीं मालूम, क्योंकि आज हमारा गठबंधन तो लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं दूसरे तरफ एनडीए का गठबंधन देखिए तो भी डीएमके छोड़ के चला गया। अभी आने 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आने दीजिए मानस जी, नवंबर के बाद अभी देखिए खलबली कितनी मचती है। तो आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष की बात में कोई तल्खी नहीं है। निसंदेह अभी जो पिछला नगर निगम का चुनाव आपने देखा कि उसमें हमने विधानसभा से अच्छा हमने रिजल्ट दिया, करीब 4 सीटों पर हम दूसरे स्थान पे थे नगर निगम के चुनाव में। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी 2022 से लगातार आगे बढ़ रही है और हम 80 सीटों पे अपनी तैयारी कर रहे हैं। और वो तो गठबंधन में तय होगा कि कांग्रेस पार्टी कितने सीटों पे लड़ेगी। और इससे अच्छी बात क्या होगी कि अगर हम समाजवादी पार्टी के साथ ही, आरएलडी के साथ ही कांग्रेस के लोग हर सीटों पे अपने अपने संगठन के द्वारा मजबूती दिलाएंगे, तभी तो हम 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश टुकड़ा साफ करने के लिए तैयारी करेगा। इसमें कोई तल्खी नहीं है। अब ये अलग बात है कि झगड़ा लगाने के लिए तमाम चीजें कही जा रही हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश से ही अगर हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो योगी सरकार के लैंड ऑर्डर पर अगर सवाल करने लगो तो लखनऊ से कौशल किशोर से लेकर के और सुल्तानपुर के आरक्षी से लेकर के और अभी सुल्तानपुर के भाजपा के जो है पदाधिकारी के लोगों ने किस तरह से डॉक्टर घनश्याम तिवारी पर हमला किया, किस तरह से आजमगढ़ में गोली मारी। तो मुझे लगता है कि ये अभी आगे बात करेंगे। अभी जो ताजा स्थिति ये है कि इंडिया गठबंधन जिस मजबूती से लगातार उत्तर प्रदेश में पैर पसार रहा है, घोसी का चुनाव परिणाम आपने देखा 58% मानस जी बहुत बड़ी जीत का एक हिस्सा ये कह रहा है कि जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री, 40 मंत्री, विधायक घोसी के गांव गली में लगे हुए थे, वहां घोसी की जनता ने 58% वोट के साथ आप विजय श्री दिलाई। ये एक शुरुआत है। और इसके साथ ही आपने देखा कि जिला पंचायत के चुनाव हुए थे, कहीं भी भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार नहीं जीत पाया। तो निश्चित है कि ये घबराहट है। और अभी कुछ दिन पहले मोहन भागवत जी लखनऊ में क्या बोले कि जिनकी वैचारिकी कांग्रेस, सपा, बसपा के खिलाफ होगी, संघ उसके साथ होगा। तो उन्होंने तो एजेंडा क्लियर कर दिया। आपने भी बहन मायावती जी की नाम लिया, मोहन भागवत जी ने तो खुद कह दिया। तो इसका मतलब कि ये जितने दल हैं वो राष्ट्र हित में सोचते हैं, संविधान को बचाने के लिए सोचते हैं, लोकतंत्र को बचाने के लिए सोचते हैं। और इनका इतिहास तो सामने है। अगर उनके बारे में चर्चा करने लगूंगा तो शायद इस शो पे समय समाप्त हो जाएगा। क्या इनका इतिहास रहा आरएसएस का आजादी के पहले, वो बताने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद भी किस तरह की राजनीति, अभी महिला आरक्षण पे बताइए, हमारे नेता जननायक राहुल गांधी जी ने क्या कहा कि भाई हम मानते हैं कि 2010-11 की जातिगत जनगणना अधूरी रह गई। मोदी जी अगर अब महिलाओं को आरक्षण देना चाहते हैं, पिछड़ी वर्ग की महिलाओं की भी बात कर रहे हैं, उनकी ही नेता पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी ने भी कहा कि उनके बारे में सोचिए। तो जो 2010-11 का अधूरा ही जाति जनगणना है, आदरणीय मोदी जी उसी को 24 में अप्लाई कर दीजिए। लेकिन मानस जी वो करना तो था नहीं। इनको ये डर था, इनको ये दिख रहा था कि कहीं आने वाले दिनों में जब हम महिला आरक्षण की बात करेंगे विशेष सत्र में तो इसमें झगड़े होंगे। और क्या हुआ, नारी वंदन करके नाम दिया, नारी बताइए महिला आरक्षण का नाम नहीं दिया गया। और वहां पे क्या देखा, पूरी दुनिया में हमारा माहौल उड़ाया जा रहा है कि दिल्ली का एक सांसद किस तरह से अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज, जिसको हम आपके चैनल पे नहीं कह सकते, आज तक भारतीय जनता पार्टी चुप है। प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछने विपक्ष के नेताओं को पिछले सत्र में निष्कासित कर दिया गया। अधीर रंजन चौधरी जी को कर दिया गया, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह को कर दिया गया, तमाम लोगों को। लेकिन वहां पे लोकसभा अध्यक्ष के सामने रमेश बिधुड़ी की किस तरह की भाषा थी, अभी तक लोकसभा अध्यक्ष चुप है।
प्रधानमंत्री चुप हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो दिल्ली से लेकर के और मोहन भागवत जी लखनऊ तक आकर के जो संदेश दे रहे हैं, जनता अच्छी तरह से मानस भाई समझ रही है। और निस्संदेह मोदी जी जिस तरह कल मध्य प्रदेश में गए, शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं लेते, 44 बार कांग्रेस का नाम लेते हैं, तो ये उनकी कमजोरी है जी। बहुत आप दोनों के ही बहुत ढेर सारे आरोप आपने एक साथ जो है भारतीय जनता पार्टी पर जड़ दिए हैं, लेकिन इसके जवाब देना जरूरी रहता है। बघेल साहब, आपने समाजवादी पार्टी को भी सुन लिया, आपने कांग्रेस को भी सुन लिया। ये तो निश्चित तौर पर तय माना जा रहा है कि नजर आपकी पूरी इंडिया गठबंधन पर है कि क्या रणनीति उनकी है, किस तरीके का मूवमेंट है। जो दोनों बयान आपने सुने, अजय राय जी का भी और शेष जी का भी, क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन का भविष्य आपको कितना मजबूत उत्तर प्रदेश में नजर आ रहा है? मानस जी, मुंबई के अंदर इन्होंने बड़ी बड़ी बात करी कि देखिए आज पूरा इंडिया गठबंधन जो घमंडिया गठबंधन है वो एक हो गया है और भारतीय जनता पार्टी को हराने वाला है। परंतु उत्तर प्रदेश के अंदर आकर देखें तो परिस्थिति किस प्रकार से बदल जाती है, ये आप अजय राय के बयान से ही मान सकते हैं। जब अजय राय जी कहते हैं कि हम किसी की दया पर निर्भर नहीं, तो मेरे ये समझ में नहीं आता कौन बड़ा भाई है, कौन छोटा भाई है, कौन किस पर दया करने वाला है, कौन किसी की दया का भागीदार नहीं है। तो इन्हीं बयानों से स्पष्ट हो जाता है। ये कह रहे थे कि बड़ा दिल दिखाएंगे, किसने बड़ा दिल दिखाया? बागेश्वर के अंदर, उत्तराखंड के अंदर चुनाव होता है, समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ने चली जाती है, वहां घमंडिया गठबंधन नजर नहीं आता है। तो यहाँ पर ये टीवी पे अच्छी अच्छी बातें करने के बाद में इनके अंदर की जो खींचतान है वो इसी प्रकार से नजर आती है। रही बात घोसी चुनाव की बातें, तो वहां समाजवादी पार्टी ने अपने गठबंधन दल से पूछा था, वहां पर प्रत्याशी चयन करने से पहले वहां पर तो समाजवादी पार्टी को किसी से आवश्यकता नहीं पड़ी और उन्होंने केवल अपना जो प्रत्याशी था वो घोषित कर दिया। बाद में वो अलग बात है कि अपने गठबंधन का और अपना सम्मान बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी को वहां पर एक लेटर जारी करना पड़ा कि साहब हम तो समर्थन दे रहे हैं। तो इस प्रकार का गठबंधन के अंदर जो पेच है वो स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि ऊपर से तो हाथ मिलाते हैं, ऊपर से तस्वीर खिंचाते हैं, परंतु इनका जो अंदर की परिदृश्य है वो बिल्कुल अलग है और एकल है। ये अपने आप को किसी प्रकार से इस बार्गेनिंग में लगे हुए हैं कि कैसे भी करके मुझे ज्यादा सीट मिल जाए। अभी मैं कांग्रेस प्रवक्ता संजीव जी को बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहा था, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। अरे मैं इनसे पूछता हूं कि साहब आप 2019 के लोकसभा चुनाव के अंदर कहां आकर टिक गए? आपके यहाँ तो उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार एनडी तिवारी तक सत्ता में रहे थे, उसके बाद में आज आपको एक सांसद है वो भी रायबरेली से, सोनिया गांधी जी, और उसके बाद में क्या हुआ? राहुल बाबा का जाना पड़ा ना उनको वायनाड। क्यों जाना पड़ा? क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को तो सिरे से नकारने का काम किया है। वहीं पर आप देखेंगे अन्य दलों के साथ में यही समाजवादी पार्टी 2014 के अंदर 5 पर थी और गठबंधन करने के बाद भी, सबसे बड़े सामाजिक गठबंधन के बाद में जो कि 2019 में हुआ, उसके बाद में भी 5 पर ही आके टिकी और उसके बाद में भी 2 चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी को हराने का काम किया। 2 सीटें ये वहां पर भी खो गए। और रही बात घोसी के उपचुनाव को, ये लिटमस टेस्ट बोल रहे थे, मुझे तो ये नजर नहीं आता कि इस प्रदेश के अंदर कितने लिटमस टेस्ट होंगे। लिटमस टेस्ट तो 2022 का विधानसभा का चुनाव भी हुआ था, जब सबने कहा था कि श्री योगी आदित्यनाथ जी रिपीट नहीं करेंगे। 36 वर्षों के बाद में उन्हें किसी सरकार ने रिपीट करने का काम किया उत्तर प्रदेश के अंदर, तो श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने रिपीट करने का काम किया और उसके बाद में रिपीट तो किया, उसके बाद में इनके उपचुनावों के अंदर जो गढ़ थे, आजमगढ़, रामपुर, उन सब पर इनके गढ़ों को ध्वस्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं, ये वहां की जनता और जनार्दन का जो विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, जो आशीर्वाद है, जो लोक कल्याण की नीति है भारतीय जनता पार्टी की, उनके कारण से जो लोग आच्छादित हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी को अपना मानते हैं और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को अपना आशीर्वाद देते हैं। हमने प्रत्येक समाज और प्रत्येक वर्ग को उसके हक अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ी और प्रदेश के अंदर सुरक्षा और सुशासन व्यवस्था को कायम करने का काम किया। किस प्रकार का प्रदेश था? अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे जो माफिया थे, अगर उनका बेटा मर जाता है तो लोग ये कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान भाईचारे पर हमला कर दिया आपने। सोचिए कैसा इनका भारत प्रथम की भावना के साथ में ये काम कर रहे हैं, राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ में काम कर रहे हैं। जब कोई गुंडा, मवाली और इस प्रकार के जो तत्व अगर मारा जाता है तो हिंदू और मुसलमान जो भाईचारा है उसका ब्रांड एम्बेसडर बना दिया जाता है। शफीकुर रहमान वक्त इन्हीं के नेता, ये किस राष्ट्र प्रथम की बात कर रहे हैं? वो जब ये कहते हैं कि आईएसएस के जो लड़ाके हैं, तालिबान के जो लड़ाके हैं, वो भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के बराबर है। सोचिए भारत के स्वतंत्रता सेनानियों की ये तुलना वहां आतंकवादियों से करते हैं, तो इनका ये राष्ट्र प्रेम भी उजागर होता है। और लगातार देखिए इस प्रकार जो अनर्गल प्रलाप है ये करते रहे हैं, सनातन धर्म पर लगातार उंगलियां उठाते रहे और सनातन धर्म को उन्मूलन का कार्यक्रम चलाते रहे। साहब जिस सनातन धर्म में हमने जन्म लिया, हम मृत्यु तक वहां पर उसमें जाने वाले, उस पर एक आवाज नहीं निकलती, किसी एक व्यक्ति की आवाज नहीं निकलती। तो सोचिए किस प्रकार का प्रदेश ये भारत के अंदर बनाना चाहते हैं।
आज उसी उत्तर प्रदेश के अंदर श्री राम जी का भव्य दिव्य मंदिर बन रहा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर अपनी जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर अपने वहां पर काशी विश्वनाथ को वहां पर देखिए किस प्रकार से एक नया वातावरण तैयार हुआ। विश्वनाथ मंदिर में जाएंगे तो आपको एक अलग ही अनुभूति प्राप्त होगी वहां पर। तो ये सारे परिवर्तन है जो उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार आ रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर इनका जो बिल्कुल ध्यान नहीं था। वहां पर देखिए जहां 2 सरकारों के अंदर 2 हाईवे बनते हैं, वहां पर आज प्रदेश के अंदर 6 हाईवे पर काम हो रहा है, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, लोगों को ओडीपी ओडीओपी की योजनाओं से जोड़ा जाता है। तो हम तो जो संपूर्ण सेवा, सुरक्षा, सुशासन, विकास और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो पहल को उसको लेकर आगे चल रहे हैं और जनता और जनार्दन हमें समर्थन दे रही है। ये लोगों उन लोगों को गठबंधन की चिंता करनी चाहिए जिनके साथ में जनता नहीं है, क्योंकि इन्होंने स्वीकार कर लिया है कि ये पूर्ण रूप से इन्होंने चुनाव लड़ने से पहले अपने आप को हारा घोषित कर दिया। जब तो आज कम से कम एक बात तो स्पष्ट हो जानी चाहिए कि जहां अखिलेश यादव जी ने ये कह दिया कि हम किसी प्रकार से भाजपा की बी टीम जो कि ये बहुजन समाजवादी पार्टी को बोल रहे हैं, हम उसके साथ में गठबंधन में नहीं जाएंगे। एक तरफ कांग्रेस की लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किसी प्रकार से बहन जी उनके गठबंधन में आ जाए, तो कम से कम अगर ये अखिलेश यादव जी के साथ में और गठबंधन के साथ में रहना चाहते तो मुझे एक आज के मंच से कम एक स्पष्टता जरूर आवश्यक मिल जाए कि इनमें से दोनों में से कोई बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव में नहीं जा रहा है। मानस चलिए हेमंत तिवारी जी के पास चलते हैं। हेमंत जी, लखनऊ के एक बहुत प्रमुख अखबार में खबर छापी थी, हालांकि खबर वो सूत्रों के हवाले से थी, लेकिन उस पर मायावती का खंडन भी नहीं आया, जबकि उसी दिन बहन जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। खबर ये आपने भी पढ़ी होगी कि प्रियंका गांधी लगातार प्रयास कर रही हैं, बातचीत कर रही हैं मायावती से कि उनको गठबंधन में शामिल किया जाए। आपको याद होगा जिस दिन ये खबर छपी ठीक उसी वक्त बहन जी ने एक पीसी बुलाई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, और वो सिर्फ महिला आरक्षण के मुद्दे पर बोल के चली गई। उन्होंने उस अखबार में छपी हुई खबर का खंडन नहीं किया। आमतौर पर वो इस तरह के छोटे छोटे बयानों पर भी वो आमतौर पर खंडन कर देती है, प्रेस नोट के जरिए उसको क्लियरफाई कर देती है कि उनका सहमति है, असहमति है। तो ये बात नंबर 1 कि उस दिन बहन जी ने खंडन क्यों नहीं किया, क्या वास्तव में बात चल रही है। सवाल नंबर 2 ये है कि जब सवाल पूछा गया अखिलेश यादव जी से कि क्या वो मायावती को साथ लेने के पक्षधर है, तो उस पर उन्होंने ये रिएक्ट किया कि वो ऐसे किसी भी दल को साथ में नहीं लेंगे जो अप्रत्यक्ष तौर पर भारतीय जनता पार्टी की समर्थक है। आपको क्या लगता है कि ये कोई एक वजह है इंडिया गठबंधन में जो जुबानी तकरार हम देख रहे हैं अजय राय जी और अखिलेश यादव जी के बीच? तकरार तो है, उसको स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन कोई प्रवक्ता तो इसको और नेता स्वीकार नहीं करता। जिस अंदाज में चीजें बोली गई हैं उसका मतलब, उस मतलब के पीछे की पृष्ठभूमि बड़ी है। पहले तो मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, आपको मानस जी स्वयं याद होगा कि सबसे पहले आज से करीब 2-2.5 महीना पहले मैंने इस बात का जिक्र किया था, संभवतः आपके चैनल के किसी मंतव्य में मैंने कहा था कि कांग्रेसी जो है, जो कांग्रेस का वर्कर है, वो डेस्परेटली चाहता है कि बहन जी यानी मायावती से गठबंधन हो जाए। और वर्कर्स की बात ऊपर लीडरशिप तक पहुंची तो लीडरशिप ने भी परोक्ष अपरोक्ष रूप से इस विषय में काम करना शुरू किया। कुछ उनकी अपनी स्ट्रेटजी है, उसमें बसपा से अलायंस फिट बैठता है या बसपा आ जाए इंडिया गठबंधन में तो फिट रहता है। और जबकि मेरा अपना मानना है, मेरा हमेशा से मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को इंडिया गठबंधन तभी परेशान कर सकता है जब बसपा भी उसके साथ रहे। लेकिन बसपा और सपा की जो दोस्ती थी थोड़े कुछ महीनों की, जिस दौरान 2019 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए, उसके बाद जिस तरह से तलखी हुई, फिर हुई, आमतौर पर आदमी सोच नहीं सकता कि इनमें फिर से दोस्ती होगी। ये सामान्य बात है, लेकिन इसको मैं असामान्य लगता है यह कि जब स्टेट गेस्ट हाउस कांड के बाद दोनों दलों से रिश्ता टूटा तो किसी ने सोचा नहीं था, कहा जाता था, मैं खुद कहता था, मेरा जुमला था कि सूरज पश्चिम से निकल जाए शायद तभी सपा बसपा का मिलन हो सकता है। लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव है, सूरज पश्चिम से भी निकल सकता है, सूरज उत्तर से भी निकल सकता है। तो ऐसी सूरत में ये कभी जरूरत पड़े तो ऐसा हो सकता है, ये माना जा रहा था और इस दृष्टि से समझा जा रहा था कि बसपा के साथ आने से ज्यादा पावरफुल, बसपा बहुत पावरफुल नहीं रह गई। बसपा का एक विधायक है, कांग्रेस के 2 विधायक हैं। बसपा का
10 सांसद हैं लोकसभा में और कांग्रेस की 1 सांसद है उत्तर प्रदेश में। ये तो ताजा हैसियत है। लेकिन कांग्रेस को अपने सर्वेज में अपने फीडबैक से पता लगा कि मुस्लिमों का रुझान उधर है बड़ा, और भी तमाम वर्ग और राहुल गांधी के लगातार एक्टिव होने का भी पॉजिटिव वो है। तो कांग्रेस अपना आकलन उसी दृष्टि कर रही है कि हमको बेहतर चीजें मिले। और कहा तो यहां तक जा रहा था कि 2009 के फार्मूले पर कांग्रेस ने सीटों की बात की है, जब कांग्रेस 22 सीटें जीती थी, मतलब 21, बाद में फिरोजाबाद में राजबब्बर वाला चुनाव। ठीक है, ऐसी सूरत में मुझे लगता है कि एक ईगो क्लैश तो है। डिफेंस में कुछ भी बोला जा सकता है, ईगो क्लैश है। और अखिलेश यादव को भी सोचना, एक तो तल्ख रिश्ते वाली बात, क्योंकि मायावती ने यही कहा था हमारा कुछ भी हो जाए लेकिन हम समाजवादी पार्टी को हराएंगे। और वो बात उन्होंने जा करके, आपको याद होगा, आजमगढ़ के बाई इलेक्शन में गुड्डू जमाली को कैंडिडेट बना करके उन्होंने साबित कर दिया, जब अखिलेश के भाई धर्मेंद्र यादव वहां चुनाव हार लिया। और 2022 के असेंबली इलेक्शन में ले जाता हूं, दूसरे तीसरे चौथे चरण की कम से कम 38 से 42 सीटें ऐसी थी जहां मायावती यानी बसपा का बड़ा रोल था भाजपा को जिताने में। इसीलिए तो सब लोग कहते हैं कि भाजपा की बी टीम है या भाजपा की बगलगीर है। यही कह के तो उनको अपोजिशन की बड़ी पार्टियां छूट के तौर पर देखती थी। लेकिन कांग्रेस जो है बसपा के साथ जाने में, बसपा को साथ रखने में अपना फायदा दे। अखिलेश के साथ तो गठबंधन है, सीटों की बात चल रही है, सीटों में दिक्कत है। वो 22 से कम या 2 दर्जन सीटें मांग रहे हैं, अखिलेश यादव 2 दर्जन सीटें देने की स्थिति नहीं। अखिलेश यादव कितना लड़ेंगे? और अगर मायावती इसमें आ गई तब क्या होगा? तब जो कथित तौर से सियासी फिजाओं में एक जुमला चल रहा है, एक नया फार्मूला समीकरण चल रहा है, 30-30 15-5, ये उसी को आधार बना के चल रहा है। लेकिन अखिलेश यादव का जो रुख है उससे मुझे नहीं लगता है कि बसपा यहां आएगी। भले कांग्रेस कितना सोचे, चाहे किसी लेवल पे बात हो। मायावती ने खंडन नहीं किया, आपको प्रश्न नहीं था। मायावती मौका देख रही है, मायावती कई तरीके से मौका देख रही हैं। मायावती की जो परिस्थितियां अपनी खुद की हैं वो थोड़ी सी कष्टदायी हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो अप्रोच रहा है टुवर्ड्स अपोजिशन पार्टी, वो थोड़ा सा सख्त रहा है। उन्होंने जिसको समझा कि बेईमान है उनके यहाँ उन्होंने एजेंसी लगा दी। ईमानदार के यहाँ तो एजेंसी लगती नहीं कोई, और एजेंसी लगती कुछ मिलता नहीं है। तो ऐसी सूरत में मायावती कई चीजें देख रही हैं। और जो औरत किसी पार्टी की मुखिया सार्वजनिक रूप से कह दे हम तो इनको बर्बाद करेंगे, हमारा कुछ भी हो, तो आप सोच सकते हैं पेच यहाँ फंसा है और ये पेच बड़ा हो सकता है। लेकिन कांग्रेस जबरदस्ती तो बसपा को ला नहीं सकती अखिलेश यादव की इच्छा के बगैर। अखिलेश यादव टीम लीडर है, कैप्टन वही है उत्तर प्रदेश। दरअसल वही सबसे बड़ी पार्टी है, 80% वो है, 20% बाकी लोग हैं आज की तारीख में। और आज की तारीख में डायरेक्ट चुनाव से जीतने के बाद की जो हैसियत है, अगर उसको आंका जाए तो 90% वो है, बाकी 10% में सब है। रोहित जी से पूछते बात नहीं, खाली एक चीज थोड़ी सी क्लियर कर दूं। तो अखिलेश भी अपने स्टैंड पर सही है। प्रियंका गांधी या राहुल गांधी या कोई कांग्रेस के टॉप लीडर अगर बीएसपी के लिए कोशिश कर रहा है तो जो उसके वर्कर्स की आवाज है। आप कभी 10 कांग्रेसियों से बात कर लीजिए 10 जिलों में, उनमें से 9 कहना 8 कहना है कि बसपा को साथ लिया जाना चाहिए। और अगर इंडिया गठबंधन नहीं बनता तो शायद कांग्रेस की पूरी कोशिश होती कि भले 15 सीट पर लड़ लें लेकिन बसपा को साथ ले लें। दरअसल उसका एक कारण है, अंतिम बात बता रहा हूं, कांग्रेस को लगता है कि मुस्लिम उसकी ओर आ रहा है, आ भी रहा, मुस्लिमों का आकर्षण उधर थोड़ा है। कि बातचीत में जो बात होती वही तो फीडबैक मिलता है उनके सर्वे में या उनके अपने किसी तरीके के रायशुमारी में। और कांग्रेस की दलित मतों पर भी है, मुस्लिम दलित अपर कास्ट, यही तो कांग्रेस की 6 दशक तक लगातार पूंजी रही है, जो बिखर करके दूसरों में बटी है। दलित चला गया बसपा के साथ, मुसलमान चला गया मुलायम सिंह के साथ, और अब मैक्सिमम भारतीय जनता पार्टी पास। तो भाजपा को चुनौती देना, टक्कर देना एक बड़ी
चुनौती कांग्रेस के लिए दूसरी बड़ी चुनौती कि अपने जो जातीय आधार पर खोया वोट बैंक है उसको पाना, इसलिए कांग्रेस थोड़ा सा डेस्परेटली इस तरह कोशिश कर रहे हैं। और उसी कोशिश का कोई बच्चों वाला बयान नहीं है, वो गंभीर बयान है, समझबूझ के दिया गया बयान है अजय राय का। और संभवतः टॉप लीडरशिप से बातचीत की क्या लाइन रखें, वो लाइन तय करने के बाद दिया हुआ बयान है, तो कोई मामूली बयान नहीं है, गंभीर बयान। जी जी रोहित जी के पास। रोहित जी, सीधा सवाल आपसे पूछ लेते हैं कि राष्ट्रीय लोकदल किस पक्ष में है? क्या बहन जी को साथ में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? आ जाओ। मुझे लगता है कि राजनीति के अंदर सीधा सवाल और सीधा जवाब कुछ होता नहीं है ना। जैसे कि अभी मैं पहले शुरुआत करूंगा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जो अभी ज्ञान दिया, सनातन के ऊपर कुछ ज्ञान दे रहे थे, ये सनातन पे बता रहे थे कुछ। आज रोहित जी सीधा सवाल रखते हैं ना, बहन जी पे बात करते हैं। नहीं, बहन जी की बात करेंगे, बिल्कुल बात करेंगे बहन जी की। पहले जरा सा इनका सनातन का चेहरा तो खोलते हैं भाई। आपने जब इन्होंने सनातन पे ज्ञान दे रहे थे तो आप रोक देना चाहिए था इनको कि सनातन पे ज्ञान मत दो भाई। और अगर इन्होंने सनातन पे ज्ञान दिया है तो फिर अब उसका जवाब भी सुन लें। आज एक इस्कॉन संस्था है जो कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की एक सांसद हैं जो कह रही हैं इस्कॉन के अंदर बहुत गड़बड़ियां हैं। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का पूरा जो सोशल मीडिया गैंग है वो पूरी तरीके से इस्कॉन के ऊपर टूट पड़ा है। वो कह रहा है कि साहब बैन करो इस्कॉन को और इस्कॉन को कब्जा कर लो। तो ये तो इनका सनातनी चेहरा है। और सनातनियों के ऊपर आगरा के अंदर किस तरीके से लाठी चलवाई इन्होंने, वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। किस तरीके से उनके धर्म प्रतीकों को इन्होंने उखड़वा के फेंकवा दिया और ये बने ठेकेदार घूम रहे हैं। देखिए ऐसा ना, ये चेहरा खुलना जरूरी है, क्योंकि जब तक ये चेहरा नहीं खुलेगा इनका, जब तक ये पर्दा नहीं उठेगा, तब तक असलियत सामने नहीं आएगी। अब आ जाते हैं गठबंधन पे। देखिए भारतीय जनता पार्टी की समस्या यही है, क्योंकि अब इनका सनातनी चेहरा भी खुल चुका है। देखिए मैंने आज क्यों शुरुआत की, मैं अब आपको इसीलिए गठबंधन के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। अब तो इनका चेहरा भी उतर चुका है कि ये सनातनी नहीं है, झूठे सनातनी है ना। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का इस्तेमाल किया, भगवान राम के नाम का इस्तेमाल किया और अयोध्या में जाके जमीन घोटाला किया। अब इनका चेहरा खुल चुका है, तो अब कोई भी व्यक्ति इनको धर्म के नाम पे तो वोट देने जा नहीं रहा है। तो अब ये बेचैन है इंडिया गठबंधन के जो है स्ट्रॉन्ग जो एक जमीन सामने आ रही है वो इनको दिखाई पड़ रही है और इनकी नींदें उड़ चुकी हैं। आप देखिए मध्य प्रदेश के अंदर इन्होंने अभी अपने 7 सांसद और 3 मंत्रियों को विधायक की टिकट के लिए अनाउंस कर दिया कि विधायक की लड़ेंगे वो, जो कि सिटिंग सांसद हैं, और 3 मंत्री जो सिटिंग मंत्री हैं वो अब विधायकी का चुनाव लड़ेंगे। ये क्या दिखाता है? ये डर दिखाता है। जब जनता के लिए काम नहीं करोगे, जनता को धोखा करोगे और आपका सनातनी चेहरा उजागर हो जाएगा कि किस तरीके से आप सनातन धर्म के साथ आप धोखा करने का काम कर रहे हो। और उसके बाद जब एक विपक्ष अपनी ताकत लेके, एक संविधान को मानने वाला विपक्ष जब एक एकता के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तब ऐसा ही होता है जैसा आजकल भारतीय जनता पार्टी के साथ हो रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी इस जो गठबंधन है, जो 26 दलों का गठबंधन है, जिसमें 2 और आ चुके हैं, 28 दलों के गठबंधन में जो इंडिया गठबंधन है उसमें भारत का अपमान करने से भी ये पीछे नहीं हट रहे हैं। मतलब अपने देश का नाम का भी अपमान करने से पीछे नहीं हट रहे हैं, क्योंकि इनकी बेचैनी ये कि गठबंधन कैसे टूटे, कैसे खत्म हो ये गठबंधन। क्योंकि इनके 38 दलों के गठबंधन में से AIADMK जो एक बड़ा स्टेक होल्डर था साउथ का, वो निकल के भाग गया है। अब इनको पता है कि वो कहाँ आने वाला है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की रात की नींद गई, दिन का चैन गया और भूख तो लग नहीं रही। तो अब स्थिति ये है इनकी कि इनको सिर्फ और सिर्फ किसी तरीके से इस गठबंधन के अंदर फूट डालने का काम दिया गया है। अब स्थिति कहां से शुरुआत होती है? पहले तो प्रधानमंत्री कैंडिडेट, आपके साथ में डिबेट भी कर चुका हूं कि साहब प्रधानमंत्री कैंडिडेट कौन? बहन जी को साथ ले रहे रोहित अग्रवाल जी, बहन जी को साथ में लेने के पक्षधर है। हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है। जो भी भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहता है, जो भी भारतीय जनता पार्टी से देश को बचाना चाहता है, देश की जनता को बचाना चाहता है, उनको हमारे साथ आना चाहिए। और देखिए 2019 में हमने एक बड़ा गठबंधन किया था, सपा बसपा राष्ट्रीय लोकदल तीनों ने मिलकर चुनाव लड़ा था, जो कि एक तरीके का बेजोड़ गठबंधन था और जिसके आगे कोई भी ताकत टिकने वाली नहीं थी। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं गुमराह करने में, कहीं ना कहीं जुमलेबाजी से और कहीं ना कहीं अपने पैतरों से कहीं ना कहीं जनता को गुमराह कर ले आने में ये सक्सीड कर गए थे। आपने देखा होगा जो मार्जिनल डिफरेंस था, हमारे साथ हेमंत तिवारी जी बैठे हुए हैं, आपको सीटों के मार्जिनल डिफरेंस बताएंगे। जो हार का डिफरेंस था
बहुत मिनिमम था, बहुत मिनिमम था। मतलब वो जो 65 सीटें अगर वो जीते थे तो 65 सीटें अगर मुझे लगता है कि टोटल 2 लाख वोट और मिल गए होते इस गठबंधन को तो 65 सीटें हम लोग जीत गए होते। तो लेकिन हार होती है, जीत होती है। तो देखिए 2024 का जो चुनाव बहुत क्रूशियल चुनाव है, क्योंकि हम दोबारा अपनी जनता को ठगा हुआ महसूस नहीं होने दे सकते हैं। हम अपनी जनता को दोबारा इन कसाईयों के हाथों में नहीं छोड़ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है उसका स्वागत है इंडिया गठबंधन के अंदर, और हम चाहते हैं कि एक विस्तार हो और एक मजबूत गठबंधन बने। आपके चैनल पे कई बार हेमंत तिवारी जी कह चुके हैं कि बिना बसपा के यूपी के अंदर 80 सीटों को सोचना मुझे लगता है कि शायद संभव नहीं है। तो अगर बसपा हमारे साथ आ जाती है, इंडिया गठबंधन के साथ आ जाती है, तो आप यकीन मानिए फिर भारतीय जनता पार्टी को हम 0 पे आउट करने की शक्ति रखते हैं। हाँ, बसपा नहीं भी आती है तब भी हम मजबूत टक्कर देंगे, लेकिन हाँ त्रिकोणीय मुकाबला होगा। पर अगर बसपा आ जाती है तो फिर उसके बाद कोई मुकाबला बचता ही नहीं है किसी भी तरीके का। भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि बसपा अगर इंडिया गठबंधन के अंदर आ गई, और अभी हेमंत जी ने इशारों में कुछ बताया भी कि मजबूरियां हैं कुछ बहन जी की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दांवपेच को जो इस तरीके से इस्तेमाल कर रही है और संवैधानिक संस्थाओं का जिस तरीके से इस्तेमाल कर रही है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जैसे ही चुनाव करीब आएगा तो कहीं ना कहीं रुख और बेहतर साफ होंगे और स्थितियां साफ होंगी और इंडिया गठबंधन का विस्तार भी होगा, जो कि जरूरी भी है। और रोज जी करमवीर आजाद जी सवाल लेते। करमवीर जी, मायावती को लेकर के इतनी टेंशन, महज एक विधायक 403 विधानसभा सीट 402 में बसपा हारी, यानी 1 सीट पर जीती चुनाव, और उसके बाद इतनी टेंशन की मायावती जी को इधर लिया जाए या ना लिया जाए। आप देख रहे कि अजय राय जी कुछ कह रहे हैं और अखिलेश यादव जी कुछ कह रहे हैं। आपके नजरिए से क्या लगता है कि अगर बीजेपी को ज्यादा नुकसान कैसे हो सकता है? क्या बसपा अलग लड़े तब, या इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए तब? क्योंकि सबके टारगेट को तो बीजेपी है। मानस भाई, पहले तो एक बात जो है बार बार कहना जो है सब लोग छोड़ दीजिए कि बीएसपी एक सीट, जाहिर सी बात है सीट 1 मिली, लेकिन वोट ऑफ परसेंटेज कितना है पहले इस पे भी तो ध्यान दीजिए। आप एक सीट तो कहते हैं। अभी हमारे बड़े भाई हेमंत जी ने बताया कि ऐसा, लेकिन उसका वोट ऑफ परसेंटेज कभी कैलकुलेट किया आपने? आप जरा उस पे गौर कीजिए। और रही बात जो अभी बता रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रवक्ता साहब मुझे लग रहा है चले गए। नहीं है, शामिल है, चर्चा में है, नहीं बैठे एक्चुअली दरअसल दिख नहीं रहे, स्क्रीन पे नहीं दिख रहे हैं। मैं ये चूंकि उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही, एक चीज मैं पढ़ रहा था, बाबा साहब की एक पुस्तक थी और मैं 2-3 दिन से लगातार उसी पुस्तक को पढ़ रहा हूँ, बाबा साहब की जीवनी पे। तो बाबा साहब ने जो ये मनुवादी व्यवस्था थी, जिस मनुवादी व्यवस्था के विरोध में बाबा साहब ने यातनाएं झेली थी, जो दर्द झेला था बाबा साहब ने, तो मैं ये कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी उसी व्यवस्था को लागू करना चाहती है, क्योंकि उसका प्रहार केवल भारतीय संविधान पर प्रहार है। और जो भी कुछ काम कर रहे हैं ये संवैधानिक तरीके से, जितने संवैधानिक एजेंसियां हैं उसका दुरुपयोग करके प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं, साम दाम। और तीसरी चीज ये है कि इनके पास एक बहुत बड़ा यंत्र है जिसको कहते हैं भ्रम डालना। तो ये भ्रम वाली राजनीति अगर किसी के पास है तो आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी के पास है। और मैं आपको बता दूं, एक शब्दों को तोड़ मरोड़ करके कैसे जो है, हमारे भोजपुरी में एक कहावत है, हमारे पूर्वांचल में एक कहावत, बहुत सुंदर कहावत है कि 2 लोग मैच खेल रहे हैं तो एक पक्ष कहता हारब तो हुरब, जीतब तो थूरब। मतलब दोनों स्थिति में ये जो लोग जो है ये किस तरीके से बाजी को खेलते हैं, इस चीज पे बड़ा गौर करने वाली बात है। तो ये
भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं, जब आरएसएस 1925 में जब इसका गठन हुआ और गठन के बाद से निरंतर, लेकिन इनकी एक चीज की तारीफ मानस भाई करनी पड़ेगी कि जितना संघर्ष ये लोग करते हैं, शायद और दल उसका आधा भी संघर्ष करे तो इनको सत्ता से बाहर कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी, मैं एक बार और यह बात कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड लेवल पे बहुत काम करती है, और जो भी चाहे हमारे कांग्रेस के बैठे हुए हैं संजीव भाई, और हमारे जो है समाजवादी पार्टी के किदवई साहब बैठे हुए हैं, मैं इन लोगों से एक आग्रह करना चाहता हूं, बड़ा निवेदन स्वरूप आग्रह करना चाहता हूं। कांग्रेस में नेताओं की कमी नहीं है, लेकिन कार्यकर्ताओं की कमी है, और समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ता भी है, नेता भी है, लेकिन दिक्कत वहां पे इनके पास ये है कि ये जो, जैसे हमें किसी के अटैक को समझना है तो हमें जब तक उसका उसके अटैक को हम नहीं समझ पाएंगे तब तक हम अपना प्रोटेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो अटैक को समझने में समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं चूक कर जाती है। और किदवई से पूछते हैं ना, फराज जी से पूछ लेते हैं। फराज किदवई साहब, अखिलेश जी के बयानों में मायावती को लेकर के इतनी तल्खी क्यों नजर आ रही है? सवाल सीधा पूछा था ना पत्रकार ने कि बसपा को साथ लेने के पक्षधर है कि नहीं। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि जो लोग बीजेपी के साथ है उनको हम बिल्कुल नहीं लेंगे। तो उसमें कहाँ कोई शक और शुबा है? नहीं मानस जी, देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये बिल्कुल नहीं कहा कि हम बसपा को साथ नहीं लेंगे। उन्होंने ये कहा कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ देते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, पर्दे के सामने या पर्दे के पीछे, उनको साथ में नहीं लेंगे। एसपी के लिए तो कुछ कहा नहीं उन्होंने। सवाल सीधा था ना कि बसपा को साथ लेंगे या नहीं, बसपा का नाम नहीं लेते, लेकिन जवाब में उन्होंने क्या कहा? यही ना कि जो बीजेपी के साथ है, अब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर उसके साथ हम नहीं जाएंगे। तो जवाब तो उसी पे दिए ना उन्होंने। इस बात को दो तरीके से, मानस जी, इसको दो तरीके से देखिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक चीज ये कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उसको साथ में नहीं लेंगे। तो मुझे लगता है ये लाइन बिल्कुल सही है। और दूसरी बात ये है कि अभी हेमंत तिवारी जी ने कहा कि आग और पानी एक हो सकते थे, सूरज पश्चिम से निकल सकता था, मगर एसपी और बीएसपी का गठबंधन नहीं हो सकता था। वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 2019 में करके दिखाया। तो अभी बहुत पानी बहना बाकी है मानस जी। अभी तो ये इब्तिदाई इश्क है, आगे आगे देखिए होता है क्या। भारतीय जनता पार्टी को जो है हम लोग उत्तर प्रदेश में 5 से लेकर के 10 सीटों में सिमट करके रख देंगे। उसके लिए देखिए एक बात और है मानस जी कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी जो हैं, प्रधानमंत्री जी और माननीय अमित शाह जी की सोच मानस जी जहां से खत्म होती है, वहां से हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी की सोच शुरू होती है। और एक वो मंजे हुए राजनीतिक की तरह उत्तर प्रदेश में अभी वो एक मजबूत विकल्प दे रहे हैं। अब दूसरी बात ये है कि हमको हमारे दीपक बघेल जी का जवाब दे लेने दीजिए मानस जी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में साहब लॉ एंड ऑर्डर की बात की उन्होंने कि बड़ा अच्छा हो गया है, और उन्होंने ये बोला कि बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है और तमाम चीजें। लेकिन इनकी जो 3 बातें हैं, मुझे समय दे दीजिएगा थोड़ा, उन 3 बातों का जवाब देने दीजिए। इनकी 3 बातों में से एक बात पे मैं इनके साथ हूं, ये सही बोल रहे हैं। इन्होंने कहा कि पिछली बार जो उपचुनाव हुआ था आजमगढ़ में और रामपुर में, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ध्वस्त कर दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके हमारे वोटर्स को रोका, हमारे वोटर्स के आई कार्ड चेक किए, समाजवादी पार्टी के वोटर्स को बूथ तक जाने से रोका उन्होंने। लेकिन घोसी में क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन बिल्कुल पूरी तरह से मुस्तैद थे, वहां पर भी इन्होंने कोशिश की, लेकिन वहां पर क्योंकि हमारा वोटर सजग था तो इनकी ये जो नापाक कोशिश है ये कामयाब नहीं हो पाई। पहली बात। और भाई समय का अभाव है, दूसरी डिबेट भी चूंकि शुरू होनी है 5 बजे, आप सभी को पता है कि न्यूज 24 पे दूसरी डिबेट का भी समय होता है। बहुत संक्षेप में जवाब हम चाहेंगे अपने बाकी साथियों को। दीपक बघेल जी, जिस तरीके के घटनाएं सामने आ रही है इंडिया गठबंधन के होने के बाद से, आप लगातार देख रहे हैं कि घोसी का उपचुनाव उसको ही नजीर मान ले, या जिस तरीके से जी बिल्कुल बिल्कुल संजीव जी आपके पास भी आएंगे। ये ऐसा पहली बार देखा जा रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो बैठकें हैं इंडिया गठबंधन के बाद, तो मैं इस चीज को नोटिस कर रहा हूं कि लगातार अलग अलग क्षेत्रों में, कभी काशी के क्षेत्र में, कभी
अवध के क्षेत्र में, कभी ब्रज के क्षेत्र में। अभी फिर आपने देखा कि लगातार 6 दिन का एक कैंपेन, एक मंथन आपका हुआ, जिसमें 3 दिन खुद भागवत जी भी शामिल हुए उसमें। कहीं कुछ तो दिक्कत महसूस हो रही है ना आपको, तभी तो इतने युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। मानस जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठकें तो लगातार चलती रहती है, चाहे वो क्षेत्र वाइज हो, चाहे वो प्रदेश वाइज हो, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे हो। मैं भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता रहा हूँ, लगातार ऐसी बैठकों के अंदर संगठन। जी जी जी, जो जी मानस जी, मैं आपको सुन नहीं पाया। मैं कह रहा हूं कि संघ, संगठन और सरकार तीनों को एकजुट होकर के मंथन करना पड़ रहा है। अरे 5 राज्यों में चुनाव है, वहां पर छोड़ करके सारा मंथन उत्तर प्रदेश की धरती पर अगर हो रहा है तो कहीं कुछ तो आपको भय है ना, तभी तो इतनी जोर आजमाइश, इतनी ज्यादा मंथन हो रहा है, बार बार बैठ के बुलाई जा रही है। कुछ तो दिक्कत हो रही है ना इंडिया गठबंधन से आपको। मानस जी, मैं यही बात कहना चाह रहा हूं आपसे। मैं संघ का स्वयंसेवक रहा हूं और मैं जानता हूं कि संघ की कार्यप्रणाली क्या है। हमारे यहाँ समन्वय बैठकों का दौर लगातार चलता रहता है। ऐसा नहीं है पहली बार समन्वय बैठक हो रही है। हमारे यहाँ पर जिला समन्वय बैठक से लेकर क्षेत्रीय समन्वय बैठक तक और राष्ट्रीय स्तर पर भी, अखिल भारतीय स्तर पर भी समन्वय बैठक होती है, और ये लगातार हमारे कार्यक्रमों में और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो धारा प्रवाह, जो हमारा संगठन है, उसके प्रवाह के लिए आवश्यक है। और हम इस आवश्यकता के नाते स्वयंसेवक, जितने भी स्वयंसेवक होते हैं, वो साथ में बैठते हैं और अपने विचारों के लिए आगे काम करने का प्रयास करते हैं। परंतु मेरे मित्रों ने कई सारे प्रश्न चिन्ह आज भारतीय जनता पार्टी को उठाए। राष्ट्रीय लोकदल कह रहे थे, राष्ट्रीय लोकदल वाले कह रहे थे हमारी नींद चैन उड़ गई है। अरे मानस जी, नींद चैन तो उन लोगों की उड़ गई है जो अपनी जो उनकी पारंपरिक सीट थी उसको नहीं बचा पाए। आज लोकसभा के अंदर कहाँ स्थित है। अभी मेरे कर्मवीर आजाद जी कई बड़ी बात कह रहे थे कि इन्होंने एक भोजपुरी में भी कविता सुनाई। मैं तो इनसे कहता हूँ, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। जिन लोगों को खुद नहीं पता कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है, जनता के किन विषयों को उठाया जाता है, वो आज ये आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी किन नीतियों के साथ में आगे बढ़ रही है। नाम कटवा दिया। मानस जी 10 सेकंड। फराज किदवई जी कह रहे थे कि हमारे प्रधानमंत्री, हमारे अमित शाह जी के बाद में अखिलेश यादव की सोच शुरू होती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहे थे। हम तो 325 कह रहे थे, अखिलेश यादव जी की सोच है वो 400 से शुरुआत हो रही थी और अंतो गंतव्य कहाँ करती गई। तो ये लगातार हम जाल फैलाते रहे, इनको सबको राज करने का मौका मिला, परंतु उसके बाद प्रदेश के अंदर केवल पहुंचाने का काम करने का काम पार्टी में। संजीव सिंह जी प्लीज कंप्लीट करिए 60 सेकंड में अपनी बात। देखिए, इतना कहना चाहता हूं मानस जी कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस इतनी घबराई हुई है कि जो लोग अभी सनातन और भगवान राम के नाम पे राजनीति करते नहीं, धंधा किए। 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में बेचा गया इसी उत्तर प्रदेश में। किस व्यक्ति ने बेचा? यथो नामो तथो गुण, चंपत राय। और अभी कैग की रिपोर्ट आई कि 19 करोड़ रुपए जो भगवान राम के अयोध्या नगरी में लूटने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये वो लोग हैं कि जिसको मां कहते हैं और मां गंगा के सीने को चीर करके 12 करोड़ रुपए जो राम के अस्तित्व को लगाते हैं, राम की बात कर रहे हैं, ये भी कम से कम बड़ी बात है। भाजपा के काम से। अरे संजीव जी, आपकी पार्टी तो राम के अस्तित्व को लगाती रही है, आप कहाँ राम की बातें कर रहे हैं? एक मिनट है। इंडिया गठबंधन में बसपा को लाने से नाराज क्यों है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस क्यों इतना आतुर है? उसके बड़े सीधे सीधे कारण है। कांग्रेस को बीएसपी के साथ जाने में बड़ी सहूलियत होगी। उसको लगता है कि बीएसपी जितनी सीटों पर लड़ेगी, दलितों को उसको वहां मिलते ही मिलते हैं, उसको मिलेंगे। हालांकि बहुत घटोत्तरी हो गई है, 12% तक, 12.5% तक गिराई है उनका परफॉर्मेंस। लेकिन जहां वो नहीं लड़ेगी वहां हमको सीधा दलितों का सीधा फायदा होगा, वो इस हिसाब समझ रहे हैं। कारण मैंने आप पहले बता दिया कि वो इस अलायंस के जरिए मुस्लिमों को और दलितों पर वापस जाना चाहते हैं। उनको यकीन है, कांग्रेस को चाहे गलत हो चाहे जो भी हो, कांग्रेस की टॉप लीडरशिप को यकीन है कि मुसलमान उसके साथ अच्छी तरीके से आ रहा है। इसे ज्यादातर सीटों पे लड़ेगी सपा। जिन सीटों पर सपा नहीं लड़ेगी वहां मुसलमान इनके साथ जाएगा, तो उस मुसलमानों को भी इनके साथ जाने की आदत पड़ेगी। जो उनकी पुराना वोट बैंक रहा है 89 तक लगातार, लाभ यही देख रहे हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि मायावती किसी के साथ जाएंगी। मायावती अलग किस्म की पॉलिटिक्स करती है। मायावती अगर अकेले हैं तो एक सेकंड बस, मायावती अगर नहीं लड़ी उनके साथ, सुनिए चैनल में कह रहे हैं हेमंत भाई, सुनिए थोड़ी देर शांत रहिए। अरे भाई साहब, आप वरिष्ठ व्यक्ति हैं, शांत रहिए, सुनिए। मैं फाइनली कह रहा हूं, मायावती इस गठबंधन में अगर
नहीं आती, जिसके आसार पूरे हैं, तो इंडिया गठबंधन के लिए उत्तर प्रदेश में मुश्किल होगी और भारतीय जनता पार्टी के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने परफॉर्मेंस को बढ़ जाएगी। चलिए इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करना होगा। हेमंत जी, समय का बहुत अभाव है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। करमवीर जी, आजाद जी आपका भी, दीपक बघेल जी आपका, संजीव जी आप सभी का बहुत शुक्रिया। रोहित अग्रवाल, हेमंत तिवारी जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और फराज किदवई साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम बात कर रहे थे मायावती की, जिसको लेकर के दो बयान सामने आए। एक तरफ अजय राय हैं जो ये कह रहे हैं कि वो सभी 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव जो कह रहे हैं कि मायावती को साथ लाने के वो पक्षधर नहीं, यानी जो लोग भाजपा के समर्थक हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर, उनको इस गठबंधन में ना शामिल किया जाए। फिलहाल इस चर्चा को आज यही विराम देना होगा। कल फिर किसी नए विषय के साथ आप सभी के सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।